नमस्कार। चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं प्राचीन भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों को। अब देखिए, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे। नहीं, ये तो जीवन जीने की एक पूरी की पूरी रूपरेखा थी। मतलब शिक्षा से लेकर विवाह तक, सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव तो शिक्षा ही रखती है ना? प्राचीन भारत में भी ऐसा ही था। वहां इस पूरी यात्रा को कई महत्वपूर्ण संस्कारों से मार्क किया जाता था। और ये संस्कार सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं थे, बल्कि इनका असली मकसद था चरित्र का निर्माण करना। तो इस यात्रा का जो पहला और सबसे अहम पड़ाव था, वो था उपनयन संस्कार। हाँ, इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक धागा पहनने की रस्म थी। नहीं, ये इस बात का प्रतीक था, एक सिंबल था कि अब बच्चा तैयार है गुरु के पास जाने के लिए, ज्ञान की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए। अब देखिए इस संस्कार की गहराई को। ये संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों के लिए होता था। और इसमें ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया बहुत ही शक्तिशाली गायत्री मंत्र, उसका जाप होता था। और ये सब होता कहाँ था? तो ये होता था एक गुरुकुल में, जहाँ छात्र अपने आचार्य या उपाध्याय के मार्गदर्शन में रहकर ज्ञान हासिल करते थे। अच्छा, उपनयन तो हो गया। इसके बाद सीखने का अगला स्टेज शुरू होता था वेदारंभ संस्कार के साथ। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वेदों के अध्ययन की, मतलब फॉर्मल स्टडी की शुरुआत थी। और वेद तो जैसा हम जानते हैं, प्राचीन ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। फिर जब शास्त्रों का अध्ययन पूरा हो जाता था, तब होता था केशांत संस्कार। इसमें सिर मुंडवाने की एक रस्म होती थी। और ये शायद इस बात का प्रतीक था कि अब पुराना जीवन पीछे छूट गया है और व्यक्ति ज्ञान के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और फिर सबसे आखिर में आता था समावर्तन संस्कार। इसको आज के कॉन्वोकेशन सेरेमनी जैसा समझा जा सकता है। ये वो मौका होता था जब छात्र अपनी पूरी शिक्षा खत्म करके अपने गुरु से विदा लेता था और अब वो समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अच्छा, शिक्षा और समाज की बात चल ही रही है, तो इन नोट्स में ना चाणक्य के अर्थशास्त्र से एक बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आती है। उन्होंने शूद्रों को आर्य कहा है। अब ये सिर्फ एक शब्द का हेरफेर नहीं था, नहीं, इसका एक बहुत गहरा मतलब था। तो इस आर्य पदवी का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि उन्हें सेना में शामिल होने की इजाजत थी। और जाहिर है, इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह से आगे बढ़ने का एक मौका मिल सकता था। तो शिक्षा पूरी हुई, समाज में जगह बनी, और इसके बाद आता है जीवन का अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। तो ठीक है, शिक्षा का चरण तो पूरा हो गया। अब व्यक्ति तैयार है जीवन के अगले आश्रम में प्रवेश करने के लिए, यानी कि गृहस्थ जीवन में। और इस जीवन का दरवाजा क्या है? वो है विवाह। हाँ, तो इन नोट्स के हिसाब से विवाह ही वो संस्कार है जो किसी भी व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में एंट्री दिलाता है। और ये वो स्टेज है जहां व्यक्ति परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाता है और समाज में अपना योगदान देता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि विवाह को सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण और हाँ, अंतिम संस्कार माना गया है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों था? इसे इतनी अहमियत क्यों दी गई? तो इसकी एक बड़ी वजह थी इसका स्थायी होना, इसका अटूट होना। इसे एक अपरिवर्तनीय संस्कार के तौर पर देखा जाता था। मतलब एक ऐसा बंधन जो सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं था, बल्कि इसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले रास्ते के तौर पर भी देखा जाता था। यानी कि यहाँ विवाह का मकसद सिर्फ परिवार बसाना नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक लक्ष्य हासिल करना था। और वो लक्ष्य क्या था? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जिसे जीवन का अंतिम पुरुषार्थ भी माना गया है। तो कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक ही नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी थी। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो सनातन संस्कृति में विवाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या समझौता नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र संस्कार है। लेकिन क्या सारे विवाह एक जैसे होते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब देखते हैं विवाह के अलग अलग प्रकारों को। प्राचीन समाज ने इन विवाहों को उनकी प्रकृति और सबसे जरूरी उनकी सामाजिक स्वीकृति के आधार पर बांटा हुआ था। देखिए, सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फर्क था वो था सामाजिक मान्यता का। एक तरफ थे धार्मिक विवाह, जिन्हें समाज में पूरा सम्मान और स्वीकृति मिलती थी, और दूसरी तरफ थे अधम विवाह, जिन्हें समाज बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता था। एक और क्लासिफिकेशन जो बहुत ही दिलचस्प है, वो वर और वधू के वर्ण पर आधारित था।
और इसका सीधा असर पड़ता था उनकी संतान की सोशल स्टेटस पर। जैसे कि अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता था तो संतान को सामाजिक मान्यता मिल जाती थी। लेकिन प्रतिलोम विवाह, जिसमें महिला उच्च वर्ण की होती थी, उसमें होने वाली संतान को समाज में मान्यता नहीं दी जाती थी। तो इन्हीं क्लासिफिकेशंस के आधार पर कुल मिलाकर 8 तरह के विवाहों का जिक्र मिलता है। आइए पहले उन 4 प्रकारों को जानते हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति मिली हुई थी। तो ये थे 4 धार्मिक या अप्रूव्ड विवाह: ब्रह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य। अब इन चारों में एक बात कॉमन थी, एक मूल सिद्धांत था, और वो ये कि पिता अपनी पुत्री का दान यानी कन्यादान एक योग्य वर को करता है। और अब इनके ठीक उलट वो 4 अधम या डिसअप्रूव्ड विवाह कौन कौन से? असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। यहां का जो मूल सिद्धांत था वो कन्यादान का नहीं था, बल्कि कन्या को किसी न किसी तरह से हासिल करना या उसका हरण करना था, और बस इसी वजह से इन्हें अस्वीकृत माना जाता। तो इन सभी प्राचीन संस्कारों और विवाह की व्यवस्थाओं को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि जीवन और रिश्तों के ये जो सदियों पुराने सोशल ब्लूप्रिंट्स हैं, ये आज भी हमारी सांस्कृतिक सोच और हमारी बातचीत को किस तरह से प्रभावित करते हैं।